हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं गौरव तवल का प्रैग्मेटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ये मेरे चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। आज की हमारी ये वीडियो करूर वैश्य बैंक, ये एक स्मॉल कैप कमर्शियल बैंक पे होगी। लेकिन सबसे पहले इस टॉपिक पे आने से पहले मैं लास्ट वीक की जो हमारी वीडियो थी निफ्टी ओवरव्यू की, उसके ऊपर आपको फिर एक बार लेके जाना चाहूँगा। तो उसमें हमने यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर कट टारगेट्स दिए थे कि ये लेवल के बाद ये लेवल आएगा, विच इज़ 18,134 एंड देन 18,276। तो और अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ जो अभी तक होना बाकी है, लेकिन निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो चलिए एक बार निफ्टी पे जाते हैं। तो निफ्टी पे अगर हम देखेंगे तो निफ्टी पे सबसे पहले यही चीज़ हमने प्रिडिक्ट की थी कि ये लेवल तक जा सकता है, फिर कुछ दिनों का एक कंसोलिडेशन पीरियड होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस होके उसके बाद फिर ब्रेकआउट हुआ सेकेंड टाइम। एंड देन जो नेक्स्ट लेवल थी वो हमारी एग्जैक्टली 18,134 आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, 2 दिन छोटी कैंडल्स डोजी टाइप कैंडल यहाँ पे बनी, स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल यहाँ पे बनी जो कि कंसोलिडेशन दर्शाती है। और उसके बाद निफ्टी ने एक बार जो हाई छुआ वो हाई भी आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली 18,276 के एरिया में है, जो कि हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस था। 267 जो हाई था और हमारा जो अपर रेजिस्टेंस था वो 276 है। तो अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे निफ्टी जाके फिर एक बार अभी करेक्टिव जोन पे देखते हैं आगे क्या होगा। तो सबसे पहले ये एनालिसिस हमने लास्ट वीक की थी, तो इसीलिए आपको ये सारे वीडियोज और ये एनालिसिस इस प्रकार से काम कर सकती है। आपको सारा जो लेवल टू लेवल का गेम है वो आपको यहाँ पे क्लियर होगा। ये चार्ट की एनालिसिस किस प्रकार से की जाती है वो भी आपको यहाँ पे सीखने मिल सकता है। तो ये था हमारा निफ्टी का रिकैप। अब हम शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो का टॉपिक, करूर वैश्य बैंक। तो सबसे पहले ये एक स्मॉल कैप कमर्शियल बैंक है। हम यहाँ पे अगर देख सकते हैं इसके बेसिक फंडामेंटल्स हम देखेंगे। हमारा जो भी डिसीजन है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे और टेक्निकल लेवल्स के ऊपर ही होगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी क्यों ना हो। हम सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स और उसके लेवल्स और उसके जो ट्रेंड्स है हम सिर्फ उसी के ऊपर पे, पैटर्न के ऊपर पे ही अपना डिसीजन लेंगे। लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड, खासकर जब हम स्मॉल कैप में जो कि हाई रिस्क स्टॉक्स है या फिर कंपैरेटिवली जिसमें रिस्क ज़्यादा ज़्यादा है, हायर साइड पे है, तो उस पर बेसिक फंडामेंटल्स देखना भी ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई है, रेड फ्लैग्स भी यहाँ पे इनके टिकर टेप ने कुछ नहीं दिए। अगर आप पी रेशो भी देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको अंडर वैल्यूड दिखेगा कंपेयर टू द सेक्टर पी रेशो। सेक्टर पी रेशो मतलब जो बैंकिंग सेक्टर के जो पी रेशो है उसके तुलना में, उसके कंपैरिजन में इस स्पेसिफिक स्टॉक का जो पी रेशो है वो कितना कम या ज़्यादा है। अगर वो कम है इसका मतलब ये अंडर वैल्यूड है, उसका प्राइस अपॉन अर्निंग में आपको कम वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि 8 गुना ज़्यादा प्राइस उसे मिल रहा है अपने अर्निंग्स के, मतलब अर्निंग पर शेयर जो है उसके। वेयर एज यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेक्टर का पी है, तो इसके पीयर ग्रुप आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। तो बेसिकली इसमें जो सारे बैंकिंग से उसी के वही उसके पीयर ग्रुप होंगे। तो अब हम जाते हैं इसके कुछ और फंडामेंटल्स में, यानी कि फाइनेंशियल्स में। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि इसका जो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी है बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे या फिर इनकम स्टेटमेंट में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, ये कंसिस्टेंटली यहाँ पे बढ़ रहा है और इस साल ये दोगुना हो गया है पिछले साल से। उसके पहले ये 2.94 था, वहाँ से 4.5 एंड नाउ 8.42, यानी हर साल वो डबल हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 2020, 21 एंड 22 में। आप देख सकते हो ईबीडिटा, यानी कि इंटरेस्ट अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस, सभी एनालिसिस पे एक अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है और अपनी अर्निंग्स जो है वो डबल कर रहा है। नेट इनकम भी यहाँ पे बढ़ चुका है। इसी के साथ ये जो अर्निंग पर शेयर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो ये भी हमें यहाँ पे डबल देखने मिलता है। तो ठीक ठाक अच्छे फंडामेंटल्स यहाँ पे बन रहे हैं। कुछ रेड फ्लैग्स हम देख सकते हैं, जैसे कि डिक्रीजिंग मार्केट शेयर है, यानी कि जो उनके न्यू अकाउंट्स होंगे या फिर जो न्यू बिजनेस होगा वो कंपैरेटिवली कम होते जा रहा है। तो ये कुछ रेड फ्लैग्स भी है। अब हम चलते हैं यहाँ पे इसके टेक्निकल्स पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मानता हूँ अपने पर्सनल एनालिसिस में, और अपने जो ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे होगी। तो एज यूजुअल हम लोग इसको डेली, वीकली एंड मंथली तीनों टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे उसका ब्रेकआउट आता है और अभी एक अच्छा ट्रेंड हुआ, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ। एज यूजुअल ये हमारी 20 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ब्लू कलर की 50 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, पिंक कलर की जो है वो 100 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड वाइट कलर की लाइन हमारी 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और अभी हम डेली के टाइम फ्रेम पे है। इसके साथ साथ आरएसआई और वॉल्यूम्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम बेस्ड कोई मूव आ रही है या नहीं आ रही है। आरएसआई भी यहाँ पे स्लाइटली लो हो चुका है आफ्टर यस्टरडेज, यानी कि जो लास्ट फ्राइडे की ये जो कैंडल बनी उसके बाद स्लाइटली नेगेटिव है। तो यहाँ पे फिर एक बार सपोर्ट आ सकता है, क्योंकि 20 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे है और उसके बाद ब्रेकआउट दे सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये अप ट्रेंड के
के बाद कंसोलिडेशन हुआ। अब इसी को हम फ्लैग पैटर्न भी कहते हैं। एक ये पोल ऑफ द फ्लैग था और ये एक फ्लैग था। अब इसके ऊपर फिर एक बार एक नया पोल आ सकता है। यानी कि अगर मैं आपको फ्लैग पैटर्न समझाऊँ तो फ्लैग पैटर्न एक रिपीटेटिव काइंड ऑफ पैटर्न है। ये बार-बार अपने आप को रिपीट करता है। यानी यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक यहाँ तक एक पोल बना, उसके बाद ये कंसोलिडेशन रेंज हुआ, ये हमारा एक्चुअल फ्लैग है। अब इसके बाद हो सकता है ये फिर एक बार एक फ्लैग बनाए और इसकी जो हाइट है ये अप्रॉक्सिमेटली ये वाले पोल के आसपास हो सकती है। ये हमारा ट्रेडिशनल जो टिपिकल फ्लैग पैटर्न है ये दर्शाता है। तो जितना ये फ्लैग का पोल का हाइट है उतना ही हाइट आपको ऊपर, यानी उतने ही हमारे ऊपर के टारगेट्स हो सकते हैं। अब ये हाइट लगभग 50 पॉइंट्स का है। अब ये 50 था और यहाँ पे ऊपर उसने 115 तरफ यानी 65 पॉइंट्स की हमें ये जो मूव मिली, तो हो सकता है यहाँ से वो और 65 पॉइंट्स यानी 50% की मूव यहाँ से और दे दे। अब हम इसे देखेंगे वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ और अब वो अपनी पहली दूसरी बार ही अपने 20 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच कर रहा है। हो सकता है यहाँ 50 तक भी आए, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये रुकेगा और वापस अपना अप ट्रेंड शुरू करेगा और हो सकता है वो यहीं से ऊपर ही चला जाए और या फिर डेली की 100 जो कि वीकली की 50 है। डेली की जो 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये लगभग 90 रुपीज़ की है और वीकली की जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये 87-88 है। तो लगभग ये इसी रेंज में कंसोलिडेट करके फिर एक बार अपनी कंसोलिडेशन खत्म करके ऊपर जाए, इस चीज़ के चांसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा लग रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा मंथली टाइम फ्रेम जो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है अगर आपको लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी है। तो मंथली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो 2010 में उसने एक हाई छुआ था और लगभग लास्ट 12-13 ईयर्स से, यानी ये वाला जो प्राइस था और ये वाला जो प्राइस है ये एग्जैक्टली एक है। यानी पिछले 12-13 साल में कंसोलिडेशन हुआ या यहाँ पे कोविड के टाइम उसने एक लो लगाया जो कि 19-20 रुपीज़ का था। वहाँ से वो अगर वापस 100 जा रहा है तो सिर्फ वो 100 रुपीज़ जाने के लिए या अपने पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट का मौका देने के लिए जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो इसको भी काट के ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा होते हैं। और अब हम बात करेंगे इसके कंसोलिडेशन की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाली कैंडल जो कि इसकी परफेक्ट बाइंग कैंडल थी, यानी कि ये जो इससे ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप इस कैंडल के एंड के पे ऊपर भी बाय करते तो भी आपको 85-84 रुपीज़ का भाव मिलता। अब हम शायद उससे स्लाइटली 10-12% हम हायर रेंज पे ले रहे हैं, विच इज़ फाइन। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो, अगर आप डबल या ट्रिपल होने की बातें कर रहे हो तो 10-20% ऊपर नीचे इज़ वेरी फाइन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये एक प्रॉपर आइडियल सेटअप है। और यहाँ पे आपने एक देखा 12 साल का एक ब्रेकआउट होने की कगार पे है और यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म का एक ब्रेकआउट अच्छी खासी कैंडल से यहाँ पे हुआ। और ये जो मंथली एवरेजेस है इसमें 20, 50, 100 एंड 200 सभी का एक अच्छा कंसोलिडेशन भी हुआ और ये वाले केस में क्रॉसओवर भी हुआ। हर बार हमारे एवरेजेस का क्रॉसओवर होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन भी के साथ क्रॉसओवर भी हुआ है और ये गोल्डन क्रॉसओवर भी हम कह सकते हैं टिपिकल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। हर बार क्रॉसओवर होना जरूरी क्यों नहीं है? अगर आप मेरे पिछले सारे वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि जो मूविंग एवरेज है हम उसे बाइंग या ट्रेडिंग के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये टाइम गिनता है हमारे लिए। ये जो टाइम या कंसोलिडेशन पीरियड है इसे मेजर करने का एक टूल है मूविंग एवरेजेस। इसलिए नॉट नेसेसरी कि हर बार वो क्रॉसओवर दे या फिर हर बार कोई ओवरलैपिंग हो, लेकिन अगर वो कंसोलिडेट भी करके ऊपर जा रहा है सो इसका मतलब सारे एवरेजेस यहाँ पे काफ़ी हद तक डिविएशन था और यहाँ पे कंसोलिडेशन है, यहाँ पे सारे कन्वर्ज हुए थे, वहाँ पे उनपे डाइवर्जेंस ज़्यादा था। तो ये बात बताती है कि यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज दोनों करेक्शंस पूरी हुई है। ये प्राइस वाइज करेक्शन थी, अब यहाँ पे उसने टाइम भी बिताया है और यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हमारे काफ़ी हद तक ज़्यादा हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई भी एक अप ट्रेंडिंग है। यहाँ पे 61 का आरएसआई है और रिसेंट पीरियड्स में यहाँ पे ये वाले लेवल पे जो उसने ब्रेकआउट दिया था, तो अगर आप देख सकते हो जैसे ही ये ब्रेकआउट दिया तो वॉल्यूम्स हमें मंथली कैंडल्स पे हाई मिले हैं। ये वाले ब्रेकआउट कैंडल्स के वॉल्यूम्स आप देख सकते हो काफ़ी हद तक हाई है अपने। ये जो आपको रेड वाली लाइन दिख रही है ये वॉल्यूम का 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यानी कि पिछले 10 दिनों का, सॉरी सिंपल मूविंग एवरेज है। पिछले 10 दिनों का एवरेज वॉल्यूम क्या था, मतलब ये वाली केस में पिछले 10 कैंडल्स का यानी पिछले 10 मंथ्स के जो एवरेज था उससे ज़्यादा वॉल्यूम्स में यहाँ पे बाइंग दिख रही है और उसके साथ जब ब्रेकआउट देता है तो ये काफ़ी रिलायबल ब्रेकआउट माना जाएगा और इसी के साथ ये हमें और एक कंफर्मेशन देता है कि हमें यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके स्टॉप लॉस की। तो मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वीकली टाइम फ्रेम का जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी हद तक अच्छा साबित होगा। तो अगर आप 90-95 ये जोन में भी इसे बाय करते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है ये ट्रेलिंग होगा और करंटली ये 68 है। इसके अगर नीचे आपको एक अच्छी कैंडल्स बन रही है और ब्रेकडाउन मिल रहा है चार्ट के पैटर्न के अकॉर्डिंग तो आप उसमें एग्जिट कर सकते हो। जो भी 20-30% है ये लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस मैं बता रहा हूँ। अगर आपको शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस चाहिए तो स्टॉप लॉस आपका ये लेवल पे होगा विच इज़ अराउंड
87, यानी कि ये 200 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और अगर आप थोड़े से ज़्यादा रिस्क लेना चाहोगे तो आपको 76 वाला ये वाला एरिया भी एक अच्छा स्टॉप लॉस साबित हो सकता है। तो ये थी हमारी एनालिसिस, ये था हमारा स्टॉप लॉस। अब हम बात करेंगे कि इसके टारगेट्स की। तो टारगेट्स यहाँ से क्या होंगे, अगर आप मंथली कैंडल्स में देखोगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई को छुएगा, ये जो कि शॉर्ट टर्म का भी टारगेट हो सकता है या पोजिशनल ट्रेड हो सकता है। अगले 5 6 8 महीनों के अंदर वो यहाँ से 50% की रैली दे सकता है, विच इज इट्स ऑल टाइम हाई जो कि 150 के अराउंड है और अभी ये 100 के नीचे। तो यहाँ से एटलीस्ट 50 60% की रैली, ये हमारा मीडियम टर्म भी नहीं कह सकते, एक पोजिशनल ट्रेड का टारगेट बनता है। और अगर हम इसे ट्रेल करते जाएंगे तो हो सकता है ये मल्टी बैगर भी साबित हो। ट्रेल हमें इसको अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे करना है, जो कि मैं खुद कर रहा हूँ, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है, ये एज ए डिस्क्लेमर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ वीकली टाइम फ्रेम ही इसे ट्रेल करूंगा। तो ये थी हमारी स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो करूर वैश्य बैंक पे। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें, बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू एंड जय हिंद।